हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि आज अपने इस परिवार के अंदर एक विषय को और डाला जा रहा है चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए। और वो अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा सामान्य हिंदी रहेगा। जनरल हिंदी की बात कर लें तो इसके अंदर अपने टोटल अपने 16 बिंदु दिए गए हैं। उन 16 बिंदुओं को अपने थोड़ा सा विस्तार से करने का प्रयास करेंगे और टारगेट रहेगा कि प्रत्येक क्लास के अंदर एक बिंदु कराया जाए। कुछ बड़े बिंदु रहेंगे तो वो 2 क्लास ले लेंगे, कुछ ऐसे बिंदु भी रहेंगे जो एक क्लास में 2 बिंदु हो जाएंगे। तो अपना टारगेट यही रहेगा कि अपने जो बिंदु रहेंगे वो 15 या 20 दिन के अंदर अपने हिंदी करने का प्रयास करें। उसके बाद अपने जो प्रश्नोत्तरी होगी वो करेंगे। और आज से अपना ये बिंदु रेगुलर रहेगा और अपने दोस्तों को भी अवगत करवा दीजिए। और अपनी जो आगे क्लासें चल रही हैं, चाहे वो अपने हिस्ट्री की हैं, चाहे वो अपने पॉलिटिकल साइंस की हैं, चाहे वो अपने गणित की हैं, अन्य विषयों की जो कि चतुश्रेणी कर्मचारी को लेकर बड़े सीरियस है विद्यार्थी, उन सब के लिए ये समर्पित हुआ पड़ा है। क्या अभिनव कैरियर एकेडमी का पूरा ये जो अपने पूरी की पूरी टीम है ये समर्पण दे रही है अपना। और रातों को अपनी नींदें रातों को क्या करते हैं, रातों को अपनी नींद खराब करने के बाद में क्या है ये सारी पीपीटी वगैरह तैयार होती है और आपके लिए समक्ष होते हैं, आपके समक्ष हम सभी। और आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इतना ही करो कि एक शेयर करो, एक लाइक करो, एक कमेंट करो और अपने दोस्तों के अंदर जरूर भेजना भाई। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो अपने अभिनव कैरियर एकेडमी के जो मोबाइल नंबर है उन पर क्या है आप संपर्क कर सकते हो। और जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अपने समय को जाया न करते हुए आज अपने आगाज करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हिंदी का। और आज अपनी क्या रहेगी, प्रथम क्लास रहेगी जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ में आज का पहला बिंदु भी दिखाई पड़ेगा आपको। और समय को जाया न करते हुए अपने बढ़ते हैं आगे। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों के अंदर शेयर कीजिए और बढ़ते हैं अपने आगे इसकी ओर। और जो नए चैनल पर जुड़े हैं उनको मैं सबको बता देता हूं कि 4th ग्रेड के लिए सभी विषयों की क्या क्लासेस डाली जा रही है। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हो और वहां पर एक एक विषय को लेकर क्या है अध्ययन करवाया जा रहा है और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो आप देख सकते हो और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आज रहेगा अपना सामान्य हिंदी जो कि चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 में आएगी वो रहेगी। और सभी विषयों की जो एमसीक्यू सीरीज है यानी कि प्रश्नोत्तरी है वो सभी विषयों की आने वाली है। एकमात्र कोई विषय नहीं बचेगा जिसकी न आएगी, तो सभी विषयों की आएगी। जो कोई विषय किस में लगते हैं, अपने चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर लगते हैं। और अपने बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले कि अपने हिंदी शुरू करें तो आपको पता होगा कि अपने चतुश्रेणी कर्मचारी जो भर्ती 2025 है उसके अंदर जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न संख्या रहेगी कितनी आपकी, 120 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। हाँ, प्रत्येक प्रश्न की बात कर ले तो 120 प्रश्नों में से जो अपने हिंदी आएगी वो आएगी कितनी, 20 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है जी, 20 प्रश्न आएंगे। कितने, 20 प्रश्न आएंगे। ये अंक एक बार काटते हैं तो आपको याद रखना है कि 120 में से प्रश्न कितने आएंगे, 20 आएंगे। इसका मतलब कितना कि ये जो अपने हिंदी जो है कितना परसेंट लेके बैठा हुआ है भाई, कितना परसेंट लेके बैठा हुआ है। तो आपके मैथ लगती है तो आपको मैथ भी तो आनी चाहिए। तो कितना लेके बैठा हुआ है, 1/6। 1/6 का मतलब लगभग आपका 16.5%, थोड़ा सही 2/3 बनता है वैसे तो पूरा 16.5% ये क्राइटेरिया लेके बैठा है। और मैं मान के चलता हूं कि आप अगर हिंदी कर ली, यहां से आपने ये हिंदी वाली सीरीज लगा ली, तो मैं मान के चलता हूं कि ये पूरे के पूरे अंक आपके हैं,
पूरे के पूरे अंक आपके हैं और जो अन्य विद्यार्थी हैं उनसे आप आगे निकल जाओगे। तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मुझे आप सिर्फ 20 दिन दे दो अपने, आप क्लास लगाओ 20 दिन, उसके बाद अपने PYQ और MCQ करेंगे वो लगा लेना, बस महीना या फिर 1.5 महीना दे दो। उसके बाद अपनी हिंदी को आप कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से परख लेना, फिर आप बताना कि सर गलत हो गए प्रश्न। तो अपने क्या करेंगे कि आज से हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस हिंदी के अंदर प्रश्न आएंगे अपने कितने, वो आएंगे साहब 20 प्रश्न। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी विषय के आएंगे, अकेले विषय के, तो वो आएंगे आपके हिंदी के। ठीक है, तो देख लीजिए हिंदी के अंदर जो बिंदु है, तो सबसे पहला बिंदु दे रखा है संज्ञा। ठीक है जी। दूसरा बिंदु है सर्वनाम, तीसरा बिंदु है क्रिया, चौथा है विशेषण, पांचवा बिंदु जिसमें तत्सम आएगा, तद्भव आएगा, देशज एवं विदेशी शब्द आएंगे। यानी कि आपको शब्द देगा, उसमें से पहचानना है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज शब्द है और कौन सा विदेशी शब्द है, ये भी आएंगे। उसके बाद में आज जो अपने बिंदु करेंगे वो करेंगे संधि। कौन सा करेंगे? संधि से शुरुआत करेंगे। वर्णमाला टॉपिक आपका मेंशन नहीं है, लेकिन वो हिडन होता है। और वैसे आपको बता दूं, अगर किसी को वर्णमाला करनी है तो पहले अपने हिंदी चल रही थी वहां पे करवा चुके हैं, वैसे आपको करने की आवश्यकता नहीं है जो अपने 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखना कि संधि का अर्थ पूछा जाएगा, एक एक बिंदु पे अपने संधि का अर्थ भी पढ़ेंगे, तो संधि का अर्थ भी पूछा जाएगा, संधि के प्रकार भी पूछे जाएंगे, संधि कितने प्रकार की होती है ना। तो उसके बाद में संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा। यानी कि आपके 3 तरीके के प्रश्न पूछेगा संधि को लेकर। या तो आपको संधि की कोई शब्दावली देकर उसका अर्थ वगैरह पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, या फिर उसका कोई विस्तार रूप परिभाषा पूछ लेगा संधि की, है ना, अर्थ पूछ लेगा। और उसके बाद में प्रकार यानी कि टाइप पूछ लेगा, आपको भेद पूछ लेगा कितने होते हैं, और उसके बाद में संधि विच्छेद पूछ लेगा कि संधि विच्छेद पूछेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। आपको जैसे पूछ लिया कि एक शब्द दे देगा और इसमें कौन सी संधि है, तो वो आ गया आपका कौन सा प्रकार हो गया, ये हो गया कौन सा, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या फिर विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद आपको क्या है, संधि शब्द देगा और उसको संधि विच्छेद करना होगा, या फिर संधि विच्छेद शब्द देगा उसको संधि करना होगा। ठीक है ना, ये बताएंगे संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। ये अपना आज का बिंदु रहेगा। और 6 हो गए यहाँ तक। और 7वां जो बिंदु है दिया हुआ अपने सिलेबस के अंदर, वो दिया हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है जी। उसके बाद आता है पर्यायवाची, फिर आता है विलोम शब्द, फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि कोई एक वाक्य दे देगा लंबा सारा, आपको बहुत लंबा सा वाक्य दे देगा, 1 या 2 लाइनों का, या मैं बोल दूं आधी लाइन का, और उस पूरे वाक्य का जो समान है किसी एक शब्द के अंदर करना होगा, तो वो क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद में आएगी आपकी शब्द शुद्धि, यानी कि आपको क्या है, शुद्ध शब्द पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द पढ़ के जाने। कभी भी आप शब्द शुद्धि पढ़ो तो हमेशा शुद्ध शब्द देखा करो। यानी कि शुद्ध देखोगे, शुद्ध पढ़ोगे तो वहां पर शुद्ध करोगे, अशुद्ध देखोगे तो अशुद्धि करोगे। तो शुद्ध शब्द ही पढ़ा करो। आपको शब्द शुद्धि देखनी है, वाक्य शुद्धि देखनी है। आपको क्या करनी है, वाक्य शुद्धि देखनी है। 12वां जो अपना बिंदु है वो है वाक्य शुद्धि। लेकिन उसने मेंशन कर रखा है कि वर्तनी संबंधित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां आएगी। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का वाक्य देगा ना, तो उसके अंदर क्या है, वर्तनी से संबंधित किसी प्रकार की क्या नहीं आएगी, अशुद्धि नहीं आएगी। जैसे आपको किसी मात्रा का आपको ज्ञान ना हो, जैसे मात्रा से संबंधित कोई अशुद्धि नहीं देगा वो। यानी कि आपको वर्तनी से संबंधित क्या नहीं देगा, अशुद्धियां नहीं देगा। वो अशुद्धियां किस प्रकार की देगा, वाक्य से संबंधित। जैसे आपने कोई वाक्य पढ़ा और आपको अजीब सा लगा कि जैसे मैंने बोल दिया कि राम खाना खाता है, और मैंने उसकी जगह क्या बोल दिया, राम खाना खाते हैं, है ना, राम खाना खाते हैं। तो क्या बहुवचन आ गया ना, बहुवचन आ गया। लेकिन अपना नाउन जो है, अपना जो संज्ञा शब्द है वो कैसा है, कैसा है अपना, वो है साहब एक वचन के अंदर है। तो ये गलत हो गया। यानी कि वाक्य संबंधी अशुद्धि आएगी, वर्तनी संबंधी कोई भी अशुद्धि नहीं आएगी। यानी कि टिपिकल नहीं आएगी चीजें आपके, सीधी सी बात यही कह रहा हूं मैं आपको। अपने करेंगे,
देखिए उसके बाद में आता है काल, यानी कि जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हो टेंस। काल के प्रकार और भेद, यानी कि काल के प्रकार या भेद आएंगे। सीधा सा है, एक वाक्य देगा और वो पूछेगा इसके अंदर कौन सा काल है, ठीक है ना, ये पूछेगा, ज्यादा आपको क्या है नहीं पूछेगा। फिर उसने कह दिया मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी आपके, ठीक है जी। 15 नंबर पे आएगा अंग्रेजी के पारिभाषिक यानी कि टेक्निकल जो शब्द है, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द आएंगे। जैसे आपको क्या दे देगा कि इंग्लिश का एक वर्ड दे देगा, आपको इंग्लिश का एक वर्ड दे दिया प्रश्न के अंदर, और वो कहेगा निम्नलिखित को हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे उसने बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, तो वो कहेगा कि ये टेक्निकल वर्ड है, ये प्रभाषिक शब्दावली इंग्लिश की है जो कि अपने कार्यालयों के अंदर क्या होती है, यूज होती है, प्रयोग होती है। अब इसे अपने हिंदी में कैसे बोलेंगे, या वो हिंदी में दे देगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, एक शब्द देगा ना, और वो कैसा होगा, एक कार्यालय रूप के अंदर अपने क्या करते हैं, व्यवहार रखता है ना। चतुश्रेणी कर्मचारी किसी न किसी कार्यालय में काम करेगा, किसी स्कूल के अंदर काम करेगा, तो वहां पर ऐसे थोड़ी अपनी घर की आड़ू भाषा चलेगी, वहां पे तो क्या चलेगी, पारिभाषिक शब्दावली। जैसे आपका कलेक्टर दफ्तर के अंदर कहीं नौकरी लग गई है, और आपको क्या है कि कार्यालय के अंदर आपको फाइल का मैनेजमेंट दे दिया गया वहां पर, तो आपको सीधा ही थोड़ी है कि ऐसे आप अपनी मनचाही भाषाओं में देखो, आप तो अपने मनचाही भाषा में बोलोगे, लेकिन वो कलेक्टर बैठे हैं सामने, बड़े कर्मचारी बैठे होंगे, वो तो क्या टेक्निकल रूप से अपनी चीजें रखेंगे ना, टेक्निकल रूप से बोलेंगे वो, तो उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो पारिभाषिक शब्दावली इसलिए डाला गया है। 16वां जो रहेगा वो आएगा कार्यालय पत्रों से संबंधित, यानी कि जो आपके कार्यालय के अंदर पत्र दिए जाते हैं, जैसे पत्र कोई जारी किया जाता है कार्यालय के अंदर, उनसे संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जैसे बीकानेर संभाग से गंगानगर जिले के अंदर कलेक्टर ऑफिस के अंदर या एसडीएम दफ्तर के अंदर या तहसीलदार दफ्तर के अंदर या किसी स्कूल के अंदर क्या है, कोई पत्र आया, तो उससे संबंधित अब आपको वो बांचना है, अब आपको वो बांचना है, या आपको लिखकर कहीं भेजना है, या आपको टाइप करना है, क्योंकि इसका जो प्रमोशन जो होता है ना, एलडीसी का, एलडीसी पर जाओगे आप डायरेक्ट। तो अपने जो ये चतुश्रेणी कर्मचारी है, इसका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो एलडीसी होता है, बाद में यूडीसी होता है, ठीक है ना। तो एलडीसी बनोगे तो आपको क्या है, वहां पर जो कार्यालय के अंदर पत्र होते हैं, और कार्यालय के अंदर जो पत्र होते हैं उनसे संबंधित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। जिसके अंदर कार्यालय के आदेश, जैसे किसी कार्यालय के आदेश, वहां पर अधिसूचना, वहां पर कोई विज्ञप्ति निकालनी है, वैसे कोई ज्ञापन सौंपना है, परिपत्र है, निविदा है, एवं अर्धशासकीय पत्र इत्यादि, इनसे संबंधित क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी अपने 16 के 16 बिंदु करेंगे, और अपना टारगेट रहेगा 16 बिंदु है, तो लगभग मान के चलता हूं 20 से अपने 24 दिन भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं 20 दिन में करा दूं, 20 दिन से तो नीचे टाइम नहीं लग, अपने कम नहीं करवा सकता, क्योंकि एक दिन में एक हो भी जाए और न भी हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि 4 दिन एक्स्ट्रा मान के चलता हूं, 4 या 5 दिन। तो अपने आप टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको जरूर क्या है आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और अपने शुभारंभ करते हैं किसका, संधि का। किसका करते हैं, संधि का। देख लीजिए अपने संधि की सभी पीपीटी वगैरह तैयार है, और आपके लिए खूब उदाहरण लेके आए हैं, ये देखिए खूब उदाहरण लेकर आए हैं। और इन उदाहरणों को करने से पहले अपने क्या है, सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके सामने, बेसिक सी जानकारी आपको दे देता हूं, है ना। बेसिक सी जानकारी, ये सारी डिटेल्ड क्लास तो है नहीं, आपके चतुश्रेणी कर्मचारी को लेकर है, क्योंकि संधि अगर करते हैं तो 10 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं। संधि का कोई क्या है क्राइटेरिया नहीं है, अपने कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने चतुश्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी अपने को ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा आपको क्या है कि अपने जो वर्ण विचार है उससे संबंधित वर्ण विचारों की बात कर ले, तो वर्णों के अंदर 2 चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। एक वर्ण होते हैं जिन्हें स्वर कहा जाता है, स्वतंत्र वर्ण होते हैं, और एक होते हैं व्यंजन। और उनके अलावा एक और शब्द आता है संधि के अंदर, वो आता है विसर्ग। तो याद रखना, जो संधि होती है ना, वो किन किन पर टिकी होती है। संधि होती है, एक तो टिकी होती है स्वर पर, किस पर टिकी होती है, स्वर पर। और एक टिकी होती है किस पर, व्यंजन पर। किन पर टिकी होती है, व्यंजन पर। और एक जो टिकी होती है शब्द पर, और वो है साहब विसर्ग शब्द। कौन सा है, विसर्ग। तो याद रखना,
ठीक है ना। इन तीनों के अलावा किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, संधि नहीं होती है। तो याद रखना वर्णमाला में से दो ही चीज याद रखनी है, व्यंजन स्वर और कौन से आपके विसर्ग। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं संधि। सबसे पहले जो बिंदु रहेगा अपना वो रहेगा कौन सा, संधि का रहेगा। तो देख लीजिए संधि की बात कर लें और देख लीजिए। अब थोड़ी सी बेसिक सी जानकारियां ले लेते हैं, चाहे वो परिभाषा से संबंधित है तो चाहे वो आपका, देख लीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप संधि लिखते हो तो इस प्रकार से लिखते हो। क्या लिखते हो, संधि इस प्रकार से लिखते हो। कुछ जो विद्यार्थी है या कुछ किताबें हैं वो कुछ इस तरीके से भी लिखती हैं, कुछ विद्यार्थी इस तरीके से भी लिखते हैं। दो तरीके से हैं, तो आपका समय जाया नहीं करूंगा, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। तो देख लीजिए ये दोनों ही क्या है, सही है। चाहे आप अनुस्वार लिख के लगा के लिखो, चाहे वो आप लिखो कौन सा, आप उसी वर्ण का क्या लिखो, आप पंचमाक्षर लिखो। जब अपने क्या कर रहे थे वर्ण विचार, वहां मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अनुस्वार होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अनुस्वार होता है। और अनुस्वार की जगह उस वर्ग का पांचवा अक्षर भी लिख सकते हो। तो याद रखना इस जो संधि में है अनुस्वार और आधा नय लगा हुआ है, अनुस्वार आधा नय लगा हुआ है। जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो याद रखना इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है समधन, समधन धी, समधन धी। और दूसरी बात, संधि शब्द के अंदर क्या है, संधि है। संधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसके अंदर जो संधि छिपी हुई है वो कौन सी छिपी हुई है, व्यंजन संधि छिपी हुई है। कौन सी छिपी हुई है, व्यंजन संधि छिपी हुई है। तो संधि के अंदर खुद क्या है, व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा, समधन धी रहेगा। जब इसे कहते हैं, एक नियम पढ़ेंगे कि सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद में मैं आ गया, सम उपसर्ग के बाद में अपना क्या आ गया, ये चौथा अक्षर आ गया। तो ये अपने नियम पढ़ेंगे। तो ये जो मैं है ये मैक्स में अनुस्वार में बदल जाता है। ये अपने सारे नियम कहाँ पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के अंदर। तो एक बार इतना याद रखना है कि व्यंजन संधि का नियम है कौन सा, खुद संधि के अंदर क्या है, व्यंजन संधि है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और देख लेना। अगर आपको पूछे कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या लिखोगे, संधि का विलोम शब्द क्या होता है। तो आप एक ही भाषा में लिख देना कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह। क्या होता है, विग्रह। ठीक है, तो याद रखना संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के ये भी दिक्कत है कि सर विग्रह नहीं, हमने तो संधि का विलोम शब्द क्या पढ़ा है, विच्छेद पढ़ा है। क्या पढ़ा है, विच्छेद पढ़ा है। तो याद रखना विच्छेद भी सही है। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए तो क्या करेंगे। तो बच्चा आप ऐसे करना, पहले आपको प्राथमिकता देनी है किसे, विग्रह को देनी है। और द्वितीय नंबर पर जो प्राथमिकता देनी है, द्वितीय नंबर पर जिसको रखना है वो रखना है विच्छेद को रखना है। किसको रखना है, विच्छेद को रखना है। तो याद रखना दो तीन प्रश्न हुए क्लियर कि संधि जो शब्द है उसके अंदर खुद संधि है और व्यंजन संधि का नियम है समधन धी। इसका क्या होता है, क्या होता है अपना संधि विच्छेद होता है और ये व्यंजन संधि का नियम है। और विलोम शब्द की बात करें तो संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह या फिर विच्छेद। क्या होता है, विग्रह या फिर विच्छेद होता है। ठीक है जी। अब बढ़े आगे और संधि की बात कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि संधि की परिभाषा।
अब परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो संधि की परिभाषा क्या होती है। देखिए, संधि की परिभाषा जो करेंगे, अपने संधि की परिभाषा जो करेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि संधि की जब अपने परिभाषा पढ़ते हैं तो सीधी सी बात ये याद रखनी है आपको, सीधी सी बात ये याद रखनी है कि संधि की परिभाषा किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात ये याद रखनी है कि दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो पहली परिभाषा कौन सी है, दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये तो होगी रट्टे वाली बात। तो सीधी सी बात है, मैं आपको ये भी बता दूं, अब आपकी ये अलग से डेफिनेशन एक और कौन सी बनेगी, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो या आप ज्ञात कर सकते हो। प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का लिखना ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व अंतिम पद का प्रथम वर्ण के योग से होने वाला विकार विकार संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आगे बात समझ में, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आगे बात समझ में। तो दोनों चीजें हैं। अब कैसे हैं ये चीजें, अब आपके सामने अपने प्रूफ करते हैं सभी मिलके। देखिए, अब प्रूफ करने का अपने प्रयास करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने बोला प्रथम पद, क्या बोला, प्रथम पद, क्या बोला, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद हो गया ये। और उसके बाद में ये आ गया यहां पर कौन सा, द्वितीय पद। कौन सा आ गया, द्वितीय पद आ गया। ठीक है, आगे बात समझ, ये डिटेल, उसके बाद तो उदाहरण है, बस यही समझ लो। ठीक है जी, द्वितीय पद। अब आपको मैंने क्या बोला, बीच में क्या बोला, एक शब्द बोला, देखिए, प्रथम पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण समझ लो। ये प्रथम पद का कोई क्या था, ये अंतिम वर्ण था कोई, प्रथम पद का क्या था, ये अंतिम वर्ण था। ये वाला क्या था, अंतिम वर्ण था। प्रथम पद का क्या हो गया, ये अंतिम वर्ण। अच्छा, दूसरे पद का पहला वर्ण ये हो गया, दूसरे पद का पहला वर्ण कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, आगे बात समझ में। और
और इनका क्या कराया गया, मेल या फिर क्या कराया गया, योग करवाया गया। क्या करवाया गया, योग करवाया गया। और इस योग से होने, अब ये जब योग कराया गया तो इससे उत्पन्न क्या हुआ, विकार। क्या हुआ, विकार उत्पन्न अगर हो गया, यानी कि एक नया शब्द बना दिया इन्होंने, यानी कि परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यह जो परिवर्तन होने के कारण जो हमें शब्द प्राप्त होगा ना, वही तो संधि शब्द होता है। क्या होता है, वही तो संधि शब्द होता है। आगे बात समझ में, बस इतना ही तो आपको ज्ञात करना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण जब योग करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और संधि होने के बाद जो प्राप्त शब्द होता है वो संधि शब्द कहलाता है। अगर विकार उत्पन्न न हो, अगर विकार उत्पन्न न हो, इस स्थिति के अंदर अगर विकार उत्पन्न न हो, अगर विकार उत्पन्न न हो, न हो, तो उससे संयोग कहा जाता है। कहा जाता है। आगे बात समझ में, कैसे विकार उत्पन्न ना हो तो उसे क्या बोला जाता है, संयोग बोला जाता है। कैसे, अब एक आधा कोई संधि शब्द देख लेते हैं अपने। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिख दिया क्या, रामायण। क्या लिख दिया, रामायण लिख दिया। ठीक है, और बताएंगे कि कैसे इसके अंदर संधि हुई, क्या हुआ। तो अपने एक बार तो उदाहरण के लिए देखते हैं। रामायण लिख दिया, और रामायण का जो संधि विच्छेद रहता है वो रहता है राम धन अयन। रामायण का क्या रहता है, राम धन अयन रहता है। अब मैंने कहा कि आप देख लीजिए इस पूरे के अंदर प्रथम पद कौन सा है, इस पूरे के अंदर कौन सा है, फर्स्ट वाला पद, पहला पद कौन सा है, राम। इस पूरे के अंदर अंतिम पद कौन सा है, लास्ट, यानी कि अंतिम पद कौन सा है, अयन है। कैसा है, अयन है। और हमने क्या पढ़ा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेना है। प्रथम, जब भी आप संधि करो तो प्रथम पद का क्या लेना है, अंतिम वर्ण। क्या लेना है, अंतिम वर्ण लेना है। क्या लेना है, अंतिम वर्ण लेना है। ठीक है जी। और अंतिम पद का क्या लेना है, पहला वर्ण लेना है, यानी कि प्रथम वर्ण लेना है। ले लिया। अब इनका क्या करवाना है, योग करवाना है। इनका क्या करवाना है, योग करवाना है। अब देख लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है। अब देख लीजिए आपको अंतिम वर्ण तो मैं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मैं के अंदर ए छिपा हुआ है। जब भी पूरा वर्ण नहीं होगा तो उसके नीचे हलंत का निशान आएगा। कैसा आएगा, स्वर रहित अगर कोई वर्ण होगा, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने पै लिख दिया, और वो स्वर रहित है तो उसके नीचे हलंत लगा होगा। अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो वो पूर्ण वर्ण होगा, उसको तोड़कर लिखेंगे तो पै हलंत ए लिखेंगे। ठीक है जी। लेकिन मैंने क्या कहा, अंतिम पद का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण मैं यह है या उसमें छिपा हुआ ए है, तो ए है, तो उस ए को यहां लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अब उसको योग का निशान लगा देंगे उसके बाद में। और अंतिम वर्ण का पहला पद कौन सा है, अंतिम अंतिम पद का पहला वर्ण कौन सा है, ए है। और आपको मैं एक संधि कराऊंगा, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। ए प्लस ए या ए योग ए क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। अब देख लीजिए ये स्वर रहित मैं हुआ था ना, इसके अंदर क्या है, राम। इसमें से हमने ए निकाला तो दोनों योग करके आ बना, और यन, जब इसको जोड़ा गया तो ये बन गया साहब रामायण। क्या बन गया, रामायण। अब ये नय का नय कैसे हुआ, वो अपने किस में करेंगे, किस में करेंगे, व्यंजन संधि के अंदर। किस में करेंगे, व्यंजन संधि के अंदर करेंगे। ये तो हो गए आपके संधि शब्द।
ये कौन सा है? संधि शब्द। अब इसमें संधि है, संधि चाहे वो आपके व्यंजन है, चाहे वो आपके विसर्ग है, चाहे वो आपके कौन सी है? स्वर संधि है, ठीक है ना। अब कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं उनको दे देते हैं और वो पूछते हैं इसमें संधि कौन सी है, लेकिन उनमें संधि होती नहीं है क्योंकि उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? विकार उत्पन्न नहीं होता उनमें, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? संयोग बोला जाता है। जैसे आपके सामने लिख दिया साहब समाचार, क्या लिख दिया? समाचार। और समाचार को वो तोड़ के भी देगा, बड़ा समझदार होता है एग्जामिनर। और वो कैसे देगा? सम धन आचार, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ना, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, या ऐसे दे देगा अलंत लगा के। तो ये क्या है? उत्पन्न होकर क्या नहीं कर रहे हैं? ये विकार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, सम धन आचार आ जुड़ा समाचार, ठीक है ना, कोई विकार नहीं हुआ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो रहती है कैसी? संयोग की प्रक्रिया रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया आपके सामने दूध वाला, कैसे लिख दिया? और आपको पूछ लिया कि दूध वाला के अंदर कौन सी संधि है, तो आपने दो शब्द, पहला पद कौन सा है इसमें? दूध। दूसरा पद कौन सा है इसमें? वाला। जब इनको योग करवाया हमने तो वापस क्या बन गया? दूध वाला। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? इस पूरी स्थिति को क्या बोला जाता है? इस पूरी स्थिति को क्या बोला जाता है? संयोग बोला जाता है। चाहे ये वाली स्थिति रहे, चाहे ये वाली स्थिति रहे, ठीक है जी। इसमें विकार होगा और उसमें विकार नहीं होगा। जिसमें विकार हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और जिसमें विकार नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। संधि की परिभाषा हो गई है ना, संधि के कुछ टेक्निकल जो चीजें थी जो पूछी जा सकती है वो मैंने करवा दी। अब देख लीजिए क्या होगा। अब ये है, अब वो पूछेगा प्रकार। ये अपने टॉपिक दिया हुआ है, संधि के प्रकार पूछेगा डायरेक्टली, या वो आपको एक शब्द देगा वहां पर भेद, संधि के भेद कितने होते हैं। तो याद रखना, संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। आपको पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना संधि के भेद होते हैं पांच, अपने तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं। देख लीजिए, आपको पता है कि संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं भाई? तीन होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है जी। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। और वो तीन भेद कौन 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 से होते हैं? तीन भेद कौन कौन से होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? तीन। और वो तीन भेद कौन से होते हैं? तो संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके तीन, यानी कि तीन होते कौन से हैं? तो पहला जो भेद करेंगे अपने, वो इस प्रकार से करेंगे कि पहला जो भेद रहेगा इसमें स्वर संधि। कौन सा रहेगा? स्वर संधि। दूसरा जो भेद रहेगा इसमें वो रहेगा आपका व्यंजन संधि। कौन सा रहेगा? व्यंजन संधि। तीसरा जो भेद रहेगा इसमें वो रहेगा आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है ना। आप याद रखना, सीधा सीधा पूछे संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं? तीन। एक तो होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में मैं बताता हूं कि ये जो विसर्ग संधि, अपने स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद होते हैं वो होते हैं पांच। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं?
5 होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो 5 भेद कौन से हैं? तो देख लीजिए 5 भेद कौन से हैं, देख लीजिए भाई। पहला जो होगा वो होगा दीर्घ संधि। स्वर संधि में पहला जो होगा वो कौन सा होगा? दीर्घ संधि। कितने होंगे? 5। दूसरा जो होगा वो होगा गुण संधि। कौन सा होगा? गुण संधि। तीसरा जो होगा वो होगा कौन सा? वृद्धि संधि। कौन सा होगा? वृद्धि संधि। चौथा जो होगा वो होगा कौन सा आपका? यण संधि। कौन सा होगा? यण संधि। पांचवा जो भेद होगा वो होगा कौन सा आपका? अयादी संधि। कौन सा होगा? अयादी संधि। आगे बात समझ में? ये थोड़ी सी मात्रा सही कर लेना भाई। अयादी संधि होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि हो गई, अयादी संधि हो गई। तो ठीक है जी। प्रकार कितने हैं? संधि के प्रकार कितने हैं? भेद कितने हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5 है। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5 है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। आगे बात समझ में? तो ये सभी चीजें फंडामेंटल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ऐसा आपके दिया हुआ है। प्रकारों पर क्या आएगा? आपके प्रश्न आएगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे जो अपने देखते हैं कि स्वर संधि की बात करेंगे। अपने स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11। और उन 11 स्वरों की बात कर लें, उन 11 स्वरों की बात कर लें तो वो किस प्रकार से होंगे? पहला आएगा ऐस्वर, दूसरा आएगा आस्वर, तीसरा आएगा ईश्वर, चौथा आएगा दीर्घ ई, और पांचवा आएगा उ, और छठा आएगा दीर्घ उ, सातवां आएगा री, और आठवां आएगा ए, नौवां आएगा आई, और 10वां आएगा ओ, और 11वां आएगा आपका औ। ठीक है, तो ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अपने संधि के अंदर देख लिया जाए, अपने वर्णमाला के अंदर देख लिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बात कर लेते हैं कि सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। वे स्वर जो कि एक ही जाति के होते हैं, दिखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, और अपने आप में मिलकर क्या बनाते हैं? अपना एक बड़ा मुखिया बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर। तो एक जैसे स्वर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? ये एक ही परिवार के हैं, ये एक ही परिवार के हैं, ये एक ही परिवार के हैं। ठीक है ना। तो यहां तक क्या होगी आपकी? एक एक परिवार वाले ये इतने होते हैं 6। ए का बड़ा रूप आ, छोटी ई का बड़ा रूप बड़ी ई, छोटे ऊ का बड़ा रूप बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? तो आपको एक संधि करवाई जाएगी, दीर्घ संधि। कौन सी करवाई जाएगी? दीर्घ संधि। तो ये जो चीजें बनती है ना, तो ये जो चीजें बनती है दीर्घ संधि के अंदर बनती है। किसमें बनती है? दीर्घ संधि के अंदर बनती है। किसमें बनती है भाई? दीर्घ संधि के अंदर बनती है। ठीक है जी। और सबसे पहले जो अपने करेंगे वो करेंगे साहब दीर्घ संधि। कौन सी करेंगे? दीर्घ संधि करेंगे। अब दीर्घ संधि के अंदर देखेंगे ना अपने, तो पांचों को अपने सबसे पहले क्या है जानकारी ले लेते हैं इन पांचों संधियों के बारे में।
11 स्वरों का क्या करेंगे अपने यूज करेंगे। दीर्घ संधि के अंदर क्या है, सहजातीय स्वर आपस में मिलकर, एक ही परिवार के स्वर आपस में मिलकर के अपना एक बढ़िया बड़ा मुखिया बनाते हैं, तो वो जो संधि कहलाती है वो संधि क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, दीर्घ संधि। तो इस संधि के अंदर क्या होता है, ए प्लस ए, या फिर आपको आ प्लस आ भी मिल सकता है, या यहां पर आपको आ भी मिल सकता है, यानी कि दोनों परिवारों में कोई भी आगे पीछे आ जाए, अंतिम रूप से जो परिणाम निकल कर आएगा वो आ का ही आएगा। ठीक है ना, ये मिलकर क्या बनाते हैं, अपना बड़ा रूप। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब देखो कि 2 नंबर पर ई प्लस 2 नंबर पर कौन आएगा, ई प्लस ई, यानी कि इस स्थिति में ये ई इधर भी आ सकती है, ये ई इधर भी आ सकती है, लेकिन जो अंतिम परिणाम रहेगा, लेकिन अंतिम जो परिणाम रहेगा वो दीर्घ ई ही रहेगी। ठीक है जी, इस स्थिति के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद में बात करें, तो उसके बाद में बात करें तो रहेगा आप अपना कौन सी स्थिति रहेगी, वो स्थिति ये रहेगी, वो स्थिति ये रहेगी, कौन सी, ऊ प्लस ऊ, या छोटा ऊ भी लिखा आ सकता है। तो अंतिम रूप से जो परिणाम रहेगा वो छोटे ऊ का रहेगा, बड़े ऊ का रहेगा, यानी कि दीर्घ रूप धारण करेंगे। तीनों स्थितियों के अंदर क्या हो रहा है, दीर्घ रूप धारण किया जा रहा है। तीनों स्थितियों में क्या हो रहा है, दीर्घ रूप धारण किया जा रहा है। और इन 3 स्थितियों के अंदर क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि होती है। इन तीनों स्थितियों के अंदर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। इन तीनों स्थितियों के अंदर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है, याद रखना आप। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए, पहला जो करेंगे अपने दीर्घ संधि करेंगे। ठीक है जी, अब देख लीजिए, अब हमने क्या क्या किया, इन तीनों का यूज कर लिया। अब इन्होंने कहा अपने परिवार में तो हम बैठे रहेंगे, अब अलग लोगों से भी क्या है हमारी कोई चर्चाएं करवाओ भाई। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा अपने पहले परिवार परिवार वाले मिलते हैं, तो इनका आपस में हो गया सहजातीय स्वरों का। और जो अपने बात करते हैं 2 नंबर पर जिस संधि की अपना चर्चा करेंगे, 2 नंबर पर जिस संधि की अपने चर्चा करेंगे वो करेंगे कौन सी, स्वर संधि के अंतर्गत वो आएगी आपकी गुण संधि। कौन सी आएगी, गुण संधि आएगी। गुण संधि का नियम ये कहता है कि गुण संधि के अंदर आपको अगर पहचान करनी है, गुण संधि के अंदर आपको अगर पहचान करनी है, तो इसके अंदर जो मात्रा होती है ना ऊपर की तरफ, मात्रा ऊपर की ओर, पहली पहचान करने का तरीका है ये, ऊपर की ओर एक होती है। मात्रा की संख्या कितनी होती है, एक होती है। आगे बात समझ में कैसे, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर 3 स्थितियां बनती हैं। इसके अंदर इस संधि के अंदर कितनी स्थितियां बनती हैं, 3 स्थितियां बनती है। या तो इसके अंदर बनेगा ए, इस संधि के अंदर क्या बनेगा, या तो ए बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, या फिर ए बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ओ बनेगा, या फिर क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। आगे बात समझ में, ये 3 स्थितियां रहेंगी। किस प्रकार से रहेंगी, आपको पता है कि जो अपने स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और उन स्वरों को हमने पीछे वाली स्लाइड पर लिख लिया था। पीछे वाली स्लाइड पर क्या कर लिया था, लिख लिया था। ठीक है ना, आगे बात समझ में, पीछे वाली स्लाइड पर जब हमने लिखा तो वहां पर ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि ए आ मिलकर और ये करवा लिए। जब आप ए आ का ई या दीर्घ ई से योग कराते हो तो ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। अब इनका एक एक का करवा दिया था पहले, अब क्या करेंगे, ये 2 किसके साथ योग करेंगे, इनके साथ, ये 2 किनके साथ योग करेंगे, इनके साथ, ये 2 किनके साथ योग करेंगे, इनके साथ। तो देख लीजिए,
ए किस स्थिति के अंदर बनेगा, ए किस स्थिति के अंदर बनेगा, तो याद रखना ए किस स्थिति के अंदर बनेगा, ये ध्यान रखना आप। ए जो बनेगा ना, ए जो बनेगा, ए बनेगा किस स्थिति के अंदर, ए प्लस ई वाली स्थिति के अंदर बनेगा, ए प्लस ई वाली स्थिति के अंदर बनेगा। ए प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ए प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। आ भी आ सकता है, इधर दीर्घ ई भी आ सकती है, लेकिन ये दो परिवार होने चाहिए। ए प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। उसी प्रकार आपका आता है ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। अब तीसरा अपने कौन सा आएगा, अर कैसे बनेगा, ए प्लस री मिलकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। ये तीन स्थितियां रहेंगी किसमें, गुण संधि के अंदर। ये तीन स्थितियां किसमें रहेंगी, गुण संधि के अंदर रहेगी। और आपको मैं बता दूं, हमेशा इनमें ऊपर की ओर कौन सी मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी। हमेशा ऊपर की ओर कैसी मात्रा आएगी, इनमें एक मात्रा आएगी। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपने देख लेते हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल से करेंगे इन सबको। जैसे उदाहरण के लिए नरेश, नरेश शब्द के अंदर क्या है, नरेश शब्द के अंदर क्या है, गुण संधि है। जैसे उदाहरण के लिए महोत्सव, ठीक है, उदाहरण के लिए महोत्सव। तो महाधन उत्सव, आ प्लस उ बन गया ओ, तो एक मात्रा आ गई ऊपर। जिस प्रकार आपका महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, ये रे आधा होता है तो एक मात्रा, रे आधा हो गया तो मतलब एक मात्रा। तो याद रखना ए किस स्थिति में बना, ए प्लस ई, ओ किस स्थिति में बना, ए प्लस उ, और अर किस स्थिति में बना, ए प्लस री की स्थिति में बना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को कितने हो गई भाई, अब कितनी संधियां हो गई अपने, दो संधियां हो गई है। पहली हमने दीर्घ कर ली और दूसरी हमने कर ली गुण। कैसे कि पहले में अपने अपने परिवार के जोड़ दिए, दूसरे के अंदर ये दो पहले बैठे हैं, आगे वाले जो सेम परिवार थे, सजातीय स्वर थे, उनके अंदर इनका योग करवा दिया। ए प्लस ए आ का जब ई या दीर्घ ई से योग करवाया तो ए बना। ए आ का उ या दीर्घ उ से योग करवाया तो ओ बना। ए या आ का री से योग करवाया तो क्या बना, अर बना। क्या बना, अर बना। ठीक है ना। अभी इनका तो हो गया काम। अब जो आएगी स्थिति वो क्या आएगी, वो आएगी वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में मात्राएं होंगी दो। वृद्धि संधि में क्या मात्राएं होंगी, कितनी मात्राएं होंगी, दो मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी, दो मात्राएं होंगी। और देख लीजिए, अब ए आ ने यहां तक योग कर लिया। अब ए आ का मन नहीं भरा और उसने कहा थोड़ा सा और आगे चलो भैया, थोड़ा सा और आगे चलो। अब ए आ किन से योग करेगा, ए या ऐ से, ओ या औ से। तो इस स्थिति के अंदर जो ए या आ मिलकर ए या ऐ से या ओ या औ से मिलकर क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या, दो मात्रा वाला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो ही मात्रा वाला बनाएंगे। तो अब जो आएगा अपना नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आएगा अपना, अब जो नेक्स्ट आएगा अपना, अब जो नेक्स्ट आएगा अपना वो आएगा 3 नंबर पर। कौन कौन से हो गए, दीर्घ संधि हो गई आपकी और गुण संधि हो गई, और 3 नंबर पर आ गई आपकी वृद्धि संधि। 3 नंबर पर कौन सी आ गई, वृद्धि संधि। कैसी आ गई, वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि संधि में जो मात्रा होती है, मात्राएं ऊपर की तरफ कितनी होगी, दो। कितनी होगी, दो मात्राएं। गुण संधि के अंदर एक मात्रा और वृद्धि संधि के अंदर कितनी होगी, दो मात्रा होगी। देख लीजिए, अब इसके अंदर जो स्थिति रहती है, इसके अंदर जो स्थिति रहती है वो इस प्रकार से रहती है। या तो आपकी ऐ वाली स्थिति बनेगी, क्या बनेगी, ऐ वाली स्थिति बनेगी, या फिर आपकी औ वाली स्थिति बनेगी। कैसी बनेगी, औ वाली स्थिति बनेगी। आगे बात समझ में, दो ही स्थितियां बनती है इसमें, या तो ऐ की स्थिति बनती है या फिर औ की स्थिति बनती है। वो किस प्रकार से बनेगी भाई, वो किस प्रकार से बनेगी भाई, वो किस प्रकार से बनेगी, देख लीजिए।
अगर आप योग कराओगे, अगर आप योग कराओगे किसका, अगर आप योग कराओगे किसका, ए या आ, या मैं सीधा ही लिख दूं एक बार, वो तो अपने उदाहरण करेंगे तब कर लेंगे। ए का किससे योग करवाओगे, ए या आई से, तो अंतिम रूप से क्या बनेगा, आई ही बनेगा। ठीक है। ओ, जब ए का योग कराओगे आप ओ या औ से, तो अंतिम रूप से क्या बनेगा आपका, औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये तीन स्थितियां बनती है वृद्धि, ये दो स्थितियां बनती है वृद्धि के अंदर। ठीक है ना। अब कितने हो गए अपने, तीन संधियां। कितनी हो गई है भाई, तीन संधियां हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं चौथी जो स्थिति रहेगी, चौथी जो स्थिति रहेगी वो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी कौन सी, यण संधि की। कौन सी रहेगी, यण संधि की स्थिति रहेगी। यण संधि भी किसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। यण संधि को क्या कहा जाता है, यण संधि का एक अन्य नाम है य रे व की संधि को क्या बोला जाता है, य रे व की संधि, य रे व की संधि बोला जाता है। इसी कारण इसको बोला जाता है यण संधि। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं तो अपने क्या क्या देख चुके थे पीछे, स्वरों की बात कर लूं, 11 स्वरों की बात कर लूं। 11 स्वर कहाँ गए भाई, अरे कहाँ छिप गए, ये रे 11 स्वरों में इनका योग करवा दिया सहजातीय स्वरों का। ए का सभी लाइन वालों से योग करा दिया, ए का सभी लाइन वालों से योग करवा दिया। अब आ गया साहब ई ऊ और री। क्या आ गया, ई ऊ और री, ये आ गए। अब देख लेते हैं, ए का काम हो गया ना। अब कौन सा आ गया, ई ऊ और री आ गए। अब देख लीजिए, अब इसके अंदर कितनी, तीन स्थितियां इसमें बनेगी। तीन स्थितियां कैसे बनेगी भाई, तीन स्थितियां कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से बनी तीन स्थितियां। तीन स्थितियां इस प्रकार से बनी कि अगर आपको, अगर आप इसे बोलते हैं ये रे और वह की संधि बोलते हैं, इसके अंदर तीन शब्द बनते हैं, ये रे और वह बनता है। देख लीजिए ये कैसे बनती है, देख लीजिए। अगर आपको क्या मिले, अगर आपको क्या बोलते हैं इसे, ये रे और आपका वह की संधि बोलते हैं। अगर आपको क्या मिले, आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए क्या, ई या फिर दीर्घ ई के बाद अन्य असमान स्वर, अन्य असमान स्वर। अगर आपको ई या दीर्घ ई के बाद अन्य असमान स्वर, यानी कि ई और दीर्घ ई नहीं होना चाहिए, और कोई सा भी स्वर मिल जाए, तो ई या दीर्घ ई की जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ई व दीर्घ ई की जगह कौन आ जाता है, ये आ जाता है। कौन आ जाता है, ये। ई और दीर्घ ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको, अगर आपको री स्वर जो है, कौन सा, री स्वर के बाद में अन्य असमान स्वर मिल जाए, क्या मिल जाए, अन्य असमान स्वर मिल जाए, तो इस री, ये जो री है, ये जो री है किसमें तब्दील हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, रे के अंदर। किसमें हो जाएगी, रे के अंदर। री किसमें तब्दील हो जाएगी, रे के अंदर तब्दील हो जाएगी। अर कहाँ बन रहा था, गुण संधि के अंदर। रे कहाँ बन रहा है, किसमें बन रहा है, वृद्धि संधि के अंदर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में।
ठीक है जी। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऊ मिले या फिर आपको क्या मिले, दीर्घ ऊ मिले, और इन दोनों के बाद में क्या मिले, अन्य असमान स्वर मिले। क्या मिले? अन्य असमान स्वर मिले। तो इस स्थिति के अंदर ऊ या फिर दीर्घ ऊ का जो आगम हो जाता है वो किसका हो जाता है? वैक का। ठीक है ना। ऊ और ऊ के बाद में अन्य असमान स्वर, तो ऊ और ऊ का वै बनता है, री का रे बनता है, ई और दीर्घ ई का यह बनता है। ये तीन स्थितियां हो गई। ये क्या हो गई? तीन स्थितियां हो गई। आगे बात समझ में। तो अब तक अपने कर चुके हैं कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आपकी हीरण संधि। चार कर चुके हैं, सॉरी तीन नहीं, चार कर चुके हैं। वृद्धि भी तो कर ले, चार कर चुके हैं। अब जो अंतिम बिंदु रहेगा, यानी कि स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार है वो कौन सा है? अंतिम प्रकार कौन सा रहेगा? वो कौन सा रहेगा साहब? वो कौन सा रहेगा आपका? अयादी संधि। कौन सा रहेगा? अयादी संधि। अब देख लीजिए हमने क्या लिखा था। हमने ये स्वर जो लिखे थे इनमें क्या है? ए आ सभी से योग कर चुका था। ई ई ऊ ऊ री ये भी सभी से योग कर चुके हैं। ठीक है जी। अब बचे कितने? चार। यानी कि प्लस से इस साइड में आने वाले कितने बचे हैं? चार बचे हैं। या तो ए बचा है या आई बचा है, या ओ बचा है या फिर औ बचा है। क्या बोलते हैं? या तो ए या फिर आई, या तो ए या फिर आई। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अयादी संधि की मैं बात कर लूं, अयादी संधि की अगर मैं बात कर लूं, अयादी संधि को जो कहा जाता है, अयादी संधि को जो कहा जाता है, इसे आए वाली संधि बोलते हैं। आए, 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 आव, आव, ये संधि बोला जाता है इसे। आगे बात समझ में। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम ये कहता है, क्या कहता है? बता दो रे, क्या कहता है? थोड़ा ध्यानपूर्वक मैं आपको धीरे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सारी समझ में आ गई ना कहानी, तो समझ लो पूरी की पूरी स्वर संधि पूरी हो गई आपकी, है ना। तो देख लीजिए, अगर आपको क्या मिले, अय किस स्थिति में बनेगा? अय किस स्थिति के अंदर बनेगा? तो देख लीजिए, अय किस स्थिति के अंदर बनेगा? ठीक है। देख लीजिए कितने बचे थे। या तो हमारे पास बचा हुआ था अय बनेगा ए वाली स्थिति के अंदर, आय बनेगा आई वाली स्थिति के अंदर, और औ बनेगा ओ वाली स्थिति के अंदर, आओ बनेगा औ वाली स्थिति के अंदर। आगे बात समझ में कैसे बनेगा? अगर आपको ए के बाद अन्य असमान, सॉरी, अगर ए के बाद आपको क्या मिले? कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, तो ए की जगह कौन आ जाएगा? ए की जगह कौन आ जाएगा? ए की जगह कौन आ जाएगा? ए किस में परिवर्तित हो जाएगा? अय के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ए किस में परिवर्तित हो जाएगा? अय के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपको क्या मिले? अय मिले, और उसके बाद में आपको कोई भी स्वर मिले, चाहे वो अय मिल जाए, कोई भी स्वर, तो उस स्थिति के अंदर क्या मिलता है? आय मिलता है। उस स्थिति के अंदर क्या मिलता है? आय बनता है। ए आई की जगह कौन आ जाएगा? आय। ए की जगह कौन आ जाएगा? आई। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं ओ। ओ के बाद में आपको कोई भी स्वर, तो उस स्थिति के अंदर ओ की जगह आगम हो जाएगा किसका? ओ की जगह किसका आदेश हो जाएगा? अव का आदेश हो जाएगा। अगर आपको क्या मिले? औ मिले, और इधर क्या मिले? कोई भी स्वर,
क्या मिले, कोई भी स्वर, तो औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है, औ का क्या हो जाता है, आव मिल जाता है। देखिए ए छोटा है ऐ से, तो ए का ऐ, इसमें एक मात्रा बढ़ा देना क्योंकि बड़ा है, आए, अय, आए, अव, आओ। आगे बात समझ में। तो ये 5 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं संधि के प्रकार। और कौन सी संधि के प्रकार है ये स्वर संधि के प्रकार है। लेकिन संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। अब जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी करने जा रहे हैं भाई, दीर्घ संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, दीर्घ संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। कौन से करेंगे अभी, दीर्घ संधि शुरू करेंगे और दीर्घ संधि का जो पहला जो नियम है वो भी करेंगे। दीर्घ संधि में मैं आपको बताऊंगा, दीर्घ संधि में अपने क्या पढ़े हैं। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा, यानी कि एक ही परिवार के सहजातीय स्वरों का योग करने के बाद उनका परिवार का जो बड़ा मुखिया होता है वो बने, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। यानी कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई। ये किस स्थिति के अंदर बनेगी, अगर आपको क्या मिलेगा, उ प्लस उ, या फिर इधर क्या आ जाएगा, दीर्घ उ, या फिर इधर क्या आएगी, ई प्लस ई, या फिर क्या आएगा, दीर्घ ई, ए प्लस ए, या फिर क्या आएगा, आ। आगे बात समझ में। तो ये जब स्थिति रहेगी तो वो दीर्घ, यानी कि ये दीर्घ रूपी तो है, नहीं परिवार का बड़ा सहजातीय स्वर क्या होते हैं, सहजातीय स्वर होते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं आगे। एक सेकंड भाई, ठीक, अब अपने आगे बात कर लेते हैं। अब अपने आगे बात कर लेते हैं, इसके उदाहरणों पर चलते हैं। आपको संधि तो करनी, संधि विच्छेद तो करना आ गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेना है, अंतिम पद का पहला वर्ण लेना है। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं भाई, दीर्घ संधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दीर्घ संधि की बात करते हैं। आगे बात समझ में। दीर्घ संधि की बात करें मतलब सहजातीय स्वरों का योग होगा, इसमें क्या होगा, सहजातीय स्वरों का योग होगा। और पहला आपने उदाहरण दे भी रखा है, और हमने जो कहा था ए प्लस ए का कोई नियम पढ़ेंगे अपने, क्या करेंगे, ए प्लस ए का नियम पढ़ेंगे। और ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ, ए प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ प्लस ए क्या बनाएंगे, आ, ए आ प्लस आ क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो ये दीर्घ संधि का पहला नियम आ गया, ए वाला। देखिए पहला जो उदाहरण दिया गया है हमारे सामने, दिया गया है अंत्याक्षरी का नियम। क्या दिया गया है, अंत्याक्षरी का नियम। क्या दिया गया है, अंत्याक्षरी का नियम दिया गया है। जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो इस प्रकार से किया जाता है, अंत्य धन अक्षरी। अंत्याक्षरी के नियम में अंत्य धन अक्षरी तो मिलकर क्या बनता है, अंत्याक्षरी बनता है। देख लीजिए नियम क्या था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का पहला वर्ण मिलकर योग करेगा। अगर विकार उत्पन्न होगा तो संधि होगा। चेक आपको करनी पड़ेगी कि संधि कौन सी है। देख लीजिए नियम लगा लेते हैं कि वो जो टेक्निक है वो पूरी हो रही है क्या। यहाँ देख लीजिए प्रथम पद है ये पूरा का पूरा, और इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, यह वर्ण है। और यह के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है भाई, यह के अंदर छिपा हुआ है ए स्वर। यह के अंदर कौन सा छिपा हुआ है, ए स्वर। और इधर कौन सा स्वर है, ए। बन गई बात, सहजातीय स्वर आ गए। पहली पहचान तो ये हो गई कि दीर्घ संधि का उदाहरण है, पहली पहचान तो ये हो गई कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दूसरी बात, ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे भाई, आ बनाएंगे। तो ये देखिए ए प्लस ए मिलकर आ बना रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब इसे जोड़ें कैसे, कि देख लीजिए, अब जोड़ना भी सिखा देता हूं
कि एक एक शब्द को कैसे जोड़ा जाए। अब देख लीजिए, आ है, इन दोनों के योग से क्या बना, आ। इसमें से ए निकाला, ये आ, ए निकाला, इन दोनों ने मिलकर आ बना दिया। ये दोनों तो खत्म हो गए। अब इधर क्या बचा हुआ था, स्वर रहित ये शब्द बचा हुआ था, ठीक है। और इधर श री बचा हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना, इसके अंदर स्वर कौन सा जुड़ गया, आ स्वर, तो क्या बन गया, अंत्याक्षरी। आपको मैं दो दो तीन तीन ही उदाहरण कराऊंगा, और पूरे आपके लिए 20-20, 25-25 उदाहरण है पीडीएफ के अंदर मैंने डाले हुए हैं। इसी के अंदर आप क्या है वो सरल अपने क्या है सोल्व भी किए हुए हैं मेरे, वो सारे के सारे आप देख लेना। किसी में दिक्कत आए तो अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर सर को आप कॉल करके, या फिर टेलीग्राम पे आप कमेंट भी कर सकते हो, उसके अंदर ऑप्शन है दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अंत्याक्षरी, ठीक है ना। अब एक उदाहरण है आपके सामने, अंध धन अनुगामी। कौन सा है, अंध धन अनुगामी। जब इसका संधि विच्छेद किया तो संधि शब्द बनाएंगे तो अंधानुगामी बनेगा। तो इसके अंदर देख लीजिए स्वर कौन सा छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। कौन सा छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। इधर कौन सा स्वर है, ए स्वर है। तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ मिलाए बनाएंगे। तो इधर कौन सा दै स्वर रहित रह गया, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे अपने, क्या बन गया, ये अंधानुगामी बन गया। क्या बन गया, अंधानुगामी। क्या बन गया, अंधानु, ए प्लस ए आ बना, दै के अंदर जुड़ गया आ, दै के अंदर जुड़ गया। अब बढ़ते हैं आगे, अक्ष धन अंश। अक्ष धन अंश, अक्ष होता है दूरी, अक्ष क्या होती है, दूरी होती है। अब देख लीजिए इस क्षय के अंदर क्या छिपा हुआ है भाई, ए छिपा हुआ है। क्षय क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। तो देख लीजिए इधर क्या है, आ स्वर है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बना देंगे। इस क्षय के अंदर क्या जुड़ेगा, आ, तोक्षा बनेगा। तो ये क्या बन गया, ए क्षा, क्या बन गया, अक्षांश। क्या बन गया, अक्षांश बन गया। आगे बात समझ में। और ये ऐसे आपको कई उदाहरण दे रखे हैं मैंने, अध्यय धन अवधि अध्यावधि, यानी कि अध्यय का मतलब होता है अभी तक की, अभी तक की अवधि अध्यावधि कहलाती है। इस प्रकार से मैंने कई उदाहरण, अधिक धन हंस अंश, अधिक धन अधिक, ये कई उदाहरण, अपर धन अहन, और आपका अर्ध धन अंश, ये कई उदाहरण मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है जी। बढ़ता हूं आगे, कई उदाहरण मैंने आपको क्या है दे रखे हैं, ठीक है। अब ये इसी का एक हिस्सा है, ए प्लस आ मिलकर भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। अन्य धन आश्रित, ए इधर स्वर है, आ इधर स्वर है, तो ये आ बनाएंगे। तो आ स्वर जुड़ेगा, अन्याश्रित। क्या बन गया ये, अन्याश्रित। क्या बन गया, अन्याश्रित, ठीक ना। न हो तो मुझे बता देना। आम धन आशय, आम होता है क्या, आम क्या होता है, आम पेट के अंदर का जो लिक्विड होता है उसे बोल देते हैं आम, यानी कि अमाशय के अंदर पाया जाने वाला। आम धन आशय, मैं के अंदर ए स्वर है, इधर आ स्वर है, तो क्या बन गया, आमाशय। क्या बन गया, आमाशय बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुध धन आगार, यानी कि आयुध का मतलब होता है हथियार, और आगार होता है स्थान, यानी कि हथियार रखने का जो स्थान है वो कहलाता है आयुधागार। क्या कहलाता है, आयुधागार। तो ये लिखो कि ए स्वर है इसके अंदर, इधर क्या है, आ स्वर है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस आ मिलकर बनाएगा आ। तो ध के अंदर आ जुड़ा, आयुधागार। क्या कहलाएगा, आयुधागार। जैसे आर्य धन आवर्त, आर्यवर्त। एक धन आत्म, एकात्म। कंटक धन आकिरण, कंटका किरण। कई उदाहरण दे रखे हैं। अब ये आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, खुद करोगे भाई।
ठीक है, खुद काफी उदाहरण दे रखे हैं मैंने यहाँ पर। गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, कई उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखिए भाई। हाँ जी, थोड़ी सी पानी वानी पिया था। अपनी क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, अब इसको अपने समापन करेंगे। थोड़ा सा अपने बता देते हैं। तो ये आपको सभी उदाहरण करने हैं और ये वाला उदाहरण अपने करा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। ये आपको क्लास कैसी लगी सभी बताना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने मिलते हैं। और ये क्लास जरूर शेयर करना भाई, अपना फर्स्ट डे है हिंदी का। जरूर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर और बढ़िया रिदम पकड़ने का प्रयास करेंगे। और सभी अपने दोस्तों को क्या करो, ये शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।